नमस्कारम गाइस। तो कैसे हैं आप? अगर मैं आज के मुद्दे की आज के टॉपिक की बात करूं तो आज का टॉपिक हमारा यही है, व्हाट हैपेंड इन तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद में क्या चल रहा है और क्या है कांचा गाचा बावली का फॉरेस्ट इशू और क्या है वो 400 एकड़ का मसला और क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स वहां के एलुमनाई और टीचर्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि दरमियानी रात में जब आप सुकून की नींद ले रहे होते हैं और कोई आपके घर को निस्नाबूद कर दे, पूर्णतः तबाह कर दे, तो आप पर क्या गुजरेगी? कुछ इस प्रकार का ही वाकया कहीं ना कहीं हमको कांचा गाचा बावली के फॉरेस्ट में होता हुआ दिखता है। एक तरफ तो रात को बुलडोजर चल रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बहुत सारे जो हिरण हैं, वहाँ पे जो पशु हैं, मोर हैं, उनके चिल्लाने की, उनकी बहुत ज़्यादा दर्दनाक आवाज़ हमको सुनने को मिलती है। एक ऐसा वीडियो भी कहीं ना कहीं वायरल होता हुआ दिख रहा है। हाँ जी मित्रों, तो मैं बात कर रहा हूँ नेचर वर्सेस ह्यूमन की। जब जब मनुष्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, तब तब बलि का बकरा जो बना है वो कहीं ना कहीं नेचर ही बना है। और हमको ये वाली बात सीखनी ही पड़ेगी कि अब हमको जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसका कहीं ना कहीं इष्टतम दोहन करना पड़ेगा। अब हमको डेवलपमेंट को, नेचर को साथ में लेके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना जो ज्वलंत मुद्दे हमको दिख रहे हैं, टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जैसे ज्वलंत मुद्दे हमको दिख रहे हैं, वो और ज़्यादा ज्वलंत होते हुए हमको दिखाई देंगे, और जिसके कहीं ना कहीं नमूने हम अभी देख ही रहे हैं, है कि नहीं? और ये वाली बात हमको गांठ बांधनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और यूं भी मनुष्य जो है कहीं ना कहीं अपनी कब्र खुद ही खोदने में लगा हुआ है। और भाई साहब, ये पूरा समस्या जो हो रहा है ना नेचर के साथ, इसका भुगतान भी हम मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। आप इस बात को भी ध्यान में रखिए। हम अगर आगे देखें तो बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर हमको दिखती है जो इंटरनेट पे सर्कुलेट होती हुई प्रतीत होती है। उसमें हमको मालूम पड़ता है कि किस प्रकार का ये प्रोटेस्ट होगा। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट से जुड़े और उन्होंने अपनी भूमिका अदा करी। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि पुलिस भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो देख सकते हैं कि कितना ज्वलंत ये मुद्दा हो सकता है और कितना सीरियस इशू है ये। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमको बुलडोजर के भी फोटोज मिलते हैं देखने को। और बात दरअसल ये है कि 30 मार्च की वो रात थी जब तेलंगाना सरकार ने आनंद फानन में एक कहीं ना कहीं आदेश पारित कर दिया, और उस आदेश में इस बात का उल्लेख किया कि भाई साहब, आपको 400 एकड़ की वो जो जमीन है उसको पूर्णतः साफ करना है। और फिर आदेश का पालन हुआ। बहुत सारे अर्थ मूवर या फिर बुलडोजर वहां गए और उन्होंने रातों रात कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को खत्म करने का प्लान बनाया। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की उस पर नज़र गई, और जब नज़र गई तो लोगों ने उसका विरोध भी किया, और जब विरोध किया तो बहुत सारे लोगों को हिरासत में डाल दिया गया। इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा वहां पर की गई। आगे की बात अगर हम करें तो कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी हमको देखने को मिलती है। इंडिया टुडे का ये न्यूज़ आउटलेट है, और सैटेलाइट इमेजेस से हमको मालूम पड़ता है कि 30 अप्रैल और 2 मार्च के बीच में क्या क्या हुआ, क्या से क्या हो गया। एक समय इतनी हरियाली थी, अब बिल्कुल सपाट है। 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच भाई साहब पूर्णतः वो देखो तो 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और जिन जिन लोगों ने वहां पर इमेज लेने का सोचा, जिन जिन लोगों ने वहां पर ड्रोन चलाए, उन पे भी सख्ती बरती गई, उनको भी कहीं ना कहीं डिटेन कर दिया गया और उनके ड्रोन उनसे छीन लिए गए। इस प्रकार की कार्रवाई फिर कहीं ना कहीं हमको तेलंगाना पुलिस के द्वारा होती हुई दिखी। आगे की बात अगर हम करें, आगे की अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर बिंदु हैं। लोकेशन, स्टोरी बिहाइंड, लैंड ओनरशिप केस, सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो और ग्रीन लंग। इन मुद्दों को अगर हम देखें तो इन बिंदुओं के द्वारा हम पूर्णतः समझेंगे कि दरअसल पूरा कहानी है क्या। ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं लैंड ओनरशिप के ऊपर भी है, मालिकाना हक के ऊपर भी है कि भैया तेलंगाना सरकार का मालिकाना हक है या नहीं, और क्या इसके ऊपर पूरा लीगल प्रोसीजर रहा होगा, इसको भी हम कहीं ना कहीं समझेंगे। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो कांचा गाचा बावली का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं तेलंगाना के हैदराबाद के वेस्टर्न साइड में रंगारेड्डी आपकी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर श्रीलिंगम पल्ली मंडल में आपको कांचा गाचा बावली दिखता है। और आपको बता दूं मैं, ये दूसरा आईटी हब भी है, और यहाँ पर बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, और कहीं ना कहीं ये आईटी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब भी है, या होमलैंड भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज भी हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे तो माउंटेन फॉर्मेशंस हैं, रॉक फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगी, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर रॉक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है यहाँ पर मशरूम रॉक्स। आगे की बात हम करते हैं कि पूरा मसला शुरू कैसे हुआ। भाई साहब, फरवरी का वो समय था जब नवगठित तेलंगाना सरकार ने क्या है कि 400 एकड़ का जो वो लैंड है उसकी नीलामी की बात करी, और कहीं ना कहीं उसको बोला गया कि हम यहाँ पर एक आईटी पार्क बनाएंगे। अब नवगठित तेलंगाना की सरकार जो उस समय नई नई न्यूली फॉर्म हुई थी, उसको कहीं ना कहीं उसने बहुत सारे वायदे किए थे, और वायदे किए थे तो वायदों को पूरा करने के लिए आपको चाहिए पैसा। अब भैया पूरी कहानी यहाँ पर पैसे की है, और पैसा निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि हम 400 एकड़ को समाप्त करके कहीं ना कहीं आईटी पार्क बना दें, या फिर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दें। अब उससे क्या,
उससे भाई साहब ये है कि ये लोग चाहते थे कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट कर सकें। 50,000 करोड़, और उस 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं हम देखें, साथ ही साथ हम देखें तो 5 लाख जो जॉब से उसको भी कहीं ना कहीं हम जनरेट कर सकें। भैया आइडिया बुरा नहीं है, अच्छी बात है, जॉब कहीं ना कहीं जनरेट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, इससे हैदराबाद का ही डेवलपमेंट होगा। परंतु बात यह है कि जिस जगह पर ये लोग कर रहे हैं ना, 400 एकड़ का वो जो जगह है वो आखिरी अर्बन फॉरेस्ट है हैदराबाद का। अगर वो खत्म हो गया ना भाई साहब तो बहुत दूरगामी परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे, बहुत सारी समस्या हमको देखनी पड़ेगी, और आगे हम बताएंगे आपको कि क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलेगी। बस वीडियो अंत तक बने रहे वीडियो में। अगर हम आगे की बात करें तो द हिंदू का एक आर्टिकल है, उसमें साफ साफ लिखा है 400 एकर्स इन कांचा गाची बाउली डजंट बिलोंग टू यूओएच। तेलंगाना सरकारी वाली बात बोल रही है, तेलंगाना सरकार साफ साफ बोल रही है कि 400 एकड़ का जो कांचा गाची बाउली का जो एरिया है उसका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये वाली बात है। अब बात ये आती फिर किसका लेना देना है, क्या लीगल प्रोसीजर है, क्या कहानी है, तो हम इसको भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो भाई साहब पहली बात शुरू होती है लैंड अलोकेटेड टू प्राइवेट कंपनी। दरअसल बात 2004 की है। 2004 को क्या है, हम देखते हैं कि 400 एकड़ का जो लैंड है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी, मतलब कहीं ना कहीं आईएमजी एक एकेडमीज है, आईएमजी एकेडमीज भारत प्राइवेट लिमिटेड को जनवरी 13 2004 को अलोकेट कर दी जाती है, उसको आवंटित कर दी जाती है। परंतु भैया क्या है कि आईएमजी एकेडमीज ने वर्क शुरू नहीं किया, परियोजना को शुरू नहीं किया। जब उसने परियोजना शुरू नहीं करी तो 21 नवंबर 2006 को क्या हुआ कि उस समय की आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या करा, जो आवंटन है उसको रद्द कर दिया, जो पोजीशन है वापस से कहीं ना कहीं उसने अपने अंडर ले लिया। अब इस बात से दुखी होकर आईएमजी जो एकेडमीज है ये गई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अब जब ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट गई तो भाई साहब बहुत टाइम तक केस चला, और बहुत टाइम तक केस चलने के बाद 7 मार्च 2024 को क्या होता है कि वर्डिक्ट आता है, और वर्डिक्ट आता ये है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उसके पक्ष में ये वर्डिक्ट आता है, और कहीं ना कहीं बता दिया जाता है कि कांचा गाचा बाउली का 400 एकड़ का जो वो लैंड है वो कहीं ना कहीं तेलंगाना सरकार के कंट्रोल में रहेगा, उसकी जो रियल ओनरशिप है वो रहेगी तेलंगाना सरकार के पास। इस बात से फिर दुखी हो गया आईएमजी एकेडमीज, और जब वो फिर से दुखी हो गया तो फिर क्या हुआ, वो गया सुप्रीम कोर्ट, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया, और जब उसने उसकी अपील को खारिज करा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई साहब 400 एकड़ का वो जो लैंड है वो पूर्णतः कहीं ना कहीं तेलंगाना सरकार के कंट्रोल में है। और एक नाम यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है, कांचा गाचेबली का जो एरिया है उसका एक नाम और हमको मालूम पड़ता है, और उसकी पुष्टि कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस समय का डिप्यूटी कलेक्टर, और तेलंगाना अगर हम देखें तो सरकार के अंतर्गत हम देखें तो वहाँ का तहसीलदार और श्रीरंगमपल्ली का जो मंडल है वो, वहाँ पर एक रेवेन्यू रिकॉर्ड रखा हुआ है, और उस रिकॉर्ड का जो नाम है भाई साहब वो कहीं ना कहीं ये है कि कांचा अस्तभल पोराम्बेक सरकारी, इस नाम से वो एक वन्य भूमि वहाँ पर दस्तावेज में कहीं ना कहीं रखी हुई है, नाम उसका कहीं ना कहीं अंकित है, और बताया गया है कि वो कहीं ना कहीं सरकारी भूमि है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो जो भूमि है तेलंगाना सरकार की ही है। और विधिवत अगर हम उसका अधिग्रहण की बात करें तो भैया तेलंगाना सरकार ने क्या करा कि बढ़िया तरीके से विधिवत तरीके से उसका पंचनामा किया, और पंचनामा करने के बाद क्या करा, उसको TGIIC 1 जुलाई 2024 को क्या करा, TGIIC को कहीं ना कहीं वो लैंड उन्होंने दे दी, हैंड ओवर कर दी। तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को कहीं ना कहीं ये लैंड हैंड ओवर कर दी, और जब लैंड हैंड ओवर हुई तो कहीं ना कहीं लोगों ने लेआउट बनाया, और उस लेआउट में इस बात का जिक्र किया, किस बात का जिक्र किया, इस बात का जिक्र किया कि जो भाई साहब बफेलो लेक है ना और जो पीकॉक लेक है ये कहीं ना कहीं उस 400 एकड़ का भाग नहीं है, मतलब हम इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। परंतु उन्होंने एक बात और बोली, क्या बोली उन्होंने, एक बात और उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि एक लेआउट हमारा जो तैयार किया हमने, जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है उसमें जितने भी रॉक फॉर्मेशंस हैं या मशरूम रॉक है उसका संरक्षण भी हम करेंगे, हम वहाँ पे आईटी पार्क तो बनाएंगे परंतु इसका भी संरक्षण करेंगे। पर बात यह आती है कि वहाँ पर जो 700 स्पीसीज हैं, वहाँ पर जो फ्लोरा फोना है, बहुत डाइवर्स इलाका है, एनिमल की दृष्टि से अगर हम देखें उसका क्या, उसकी कोई बात नहीं कही गई है। अब बात करते हैं आगे की, आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी बात कुछ लॉजिक्स के थ्रू रखी। अब लॉजिक्स क्या, पहला लॉजिक तो उन्होंने रखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट की बात की, 1996 के एक वर्डिक्ट की बात की,
TN गोदावरम थिरुमुलापदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि जो भी भूमि अगर फॉरेस्ट लैंड जैसी लग रही है, जो भी भूमि फॉरेस्ट लैंड जैसी लग रही है और अगर वो जंगल के रूप में अधिसूचित नहीं है, उसको भी हम कहीं ना कहीं जंगल ही मानेंगे या वन्य भूमि ही मानेंगे। पहली बात तो ये, और एक बहुत तगड़ा कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए वाला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है। और दूसरी बात क्या है, सेव सिटी फॉरेस्ट करके ग्रुप है, बहुत सारे प्राकृतिक प्रेमियों ने कहीं ना कहीं अपना ग्रुप बनाया है, सेव सिटी फॉरेस्ट। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करके अगर हम देखें, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की दृष्टि से अगर हम देखें, तो भाई साहब ऐसा है कि अनुसूचित 1 में वर्णित जितनी भी स्पीसीज है, और वो स्पीसीज अगर मान लो किसी फॉरेस्ट में आपको पाई जाती है और उसको अगर आप डिफोरेस्टेशन करते हो, उसको कहीं ना कहीं आप इंक्रोच करते हो, उसको कहीं ना कहीं आप काटते हो, तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय कानून के अनुसार ये बहुत गंभीर अपराध है। तो ये भी काउंटर करने के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि ये लॉ है। अगर हम आगे की बात करें तो ऐसा है कि बहुत टाइम से जो आपका 400 एकड़ का जो लैंड है कांचा गाचीबावली का, उसको कहीं ना कहीं आप देखो तो नेशनल पार्क बनाने की बात चल रही है। और ये कोई पहला मुद्दा नहीं है नेशनल पार्क बनाने का। अगर हम देखें 1990s के समय की बात, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो अभी नेशनल पार्क है, परंतु एक समय ये निजाम की जागीर हुआ करता था। जब ये निजाम की जागीर था तो ऐसा है कि वो जो फॉरेस्ट लैंड है वो उस समय के लिए देखें, हम प्राकृतिक दृष्टि से हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, है ना। इकोलॉजिकल दृष्टि से हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो क्या हुआ, तेलंगाना सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में लिया, और अपने कंट्रोल में लेने के बाद इसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसको अलॉट कर दिया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1990 में कहीं ना कहीं इस लैंड को, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी लैंड को कहीं ना कहीं नेशनल पार्क बना दिया। ये वाली बात है। तो इसी बिना पर ये लोग भी बोल रहे हैं कि भाई साहब एक काम क्यों नहीं करते हो आप लोग, आप इस 400 एकड़ को भी कहीं ना कहीं नेशनल पार्क बना दो, और ये भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बायोडाइवर्सिटी है ही सही, वो तो है ही जंगल जैसा। ये वाली बात कहीं ना कहीं उन्होंने रखी। आगे की बात हम करते हैं। आगे भाई साहब ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इंटरवीन किया, स्वतः संज्ञान लिया। द हिंदू का आर्टिकल है, यूएच स्टूडेंट सेलिब्रेट एज सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंस इन कांचा गाचीबौली ओवर 80 प्रोटेस्टर्स डिटेन। 80 प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर भी डिटेन कर लिया गया। खुशी खुशी में इतने खुश हुए कि पता नहीं क्या ऐसा किया कि पुलिस कार्रवाई के थ्रू 80 प्रोटेस्टर्स वापस से डिटेन कर लिए गए। परंतु अच्छी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि तेलंगाना सरकार को कि भाई साहब आप ये डिफोरेस्टेशन रुकवाओ, अब यहाँ पर लैंड इंक्रोचमेंट नहीं होगी, जंगल कटाई नहीं होगी। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि भैया केंद्रीय लेवल का जो भी समिति है उसको निरीक्षण करने का बोला, और 16 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आप मुझे वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं साझा करो। ये वाली बात उन्होंने बोली, और ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्रकृति खत्म होने से बची। तो आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो ये पूरा मुद्दा डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी का है। ये पूरा मुद्दा अगर हम देखें तो ग्रीन वर्सेस ग्रीड का है। ये पूरा मुद्दा अगर हम देखें तो कॉन्क्रीट जंगल वर्सेस ग्रीन मफलर का है। सबसे बड़ी बात यह है कि 400 एकड़ का वो जो अर्बन फॉरेस्ट है वो एकमात्र फॉरेस्ट वहां पर बचा हुआ है हैदराबाद में। बाकी सबको तो आपने कॉन्क्रीट जंगल में तब्दील कर ही दिया है ना। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, इंडिया टुडे ने एक हेडिंग दी है कि डिफोरेस्टेशन इन कांचा गाचीबौली कुड रेज हैदराबाद टेम्परेचर। ये रिपोर्ट बोल रही है, मतलब ऐसा है कि मान लो कि 400 एकड़ का वो जो एरिया है आप उसको समाप्त कर दोगे तो 1 से 4% का तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि द बेटर इंडिया का एक आर्टिकल है, उसमें बताया गया है कि 700 स्पीसीज कहीं ना कहीं 700 स्पीसीज कहीं ना कहीं फ्लोरा और फोना की वहां पर पाई जाती है, और बहुत ज्यादा वहां पर रॉक फॉर्मेशंस भी हमको देखने को मिलती है। अगर आपने पूरा हटा दिया तो ये लोगों का क्या होगा, इन लोगों के राइट्स का क्या होगा, ये लोग तो पूरा खत्म हो जाएंगे। और ये 700 स्पीसीज में से कुछ तो इंडेंजर्ड स्पीसीज भी है। देख रहे हैं आप ये वाली बात। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि बहुत सारे जो हम देखें इकोलॉजिस्ट हैं या पर्यावरणविद हैं, वो अपनी बात रखते हैं, वो बताते हैं कि भाई साहब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा लैंड है वो पूरा वाटर सिंक एरिया में आता है। वाटर सिंक एरिया क्या, वाटर सिंक एरिया ये कि जब बरसात होती है पानी कहीं ना कहीं जमीन में जाता है तो ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको मेंटेन करता है। अब ये ग्राउंड वाटर लेवल को जब मेंटेन करेगा तो आसपास के जितने भी लोग हैं ना उनको कहीं ना कहीं जल आपूर्ति तो होगी, पहली बात तो ये। और अगर वाटर लेवल की बात करो, अगर मतलब बात करो इस बात की कि वाटर सिंक एरिया की बात करो, अगर आपने उसको लैंड कॉन्क्रीट लैंड में कहीं ना कहीं आपने तब्दील कर दिया भैया, तो क्या होगा, अब वाटर लेवल राइज नहीं हो पाएगा, वो तो वैसे ही रहेगा, पर जो पानी गिरेगा वो कहाँ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह कि रैपिड आपको फ्लड का भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है बेंगलोर का फ्लड।
अभी हाल ही में जो बेंगलोर में आपने देखा होगा फ्लड आया था ना, वो इसी का ही तो एक कहीं ना कहीं हम देखें तो उदाहरण है। उन्होंने क्या करा कि वाटर सिंक जो बॉडी है, वाटर सिंक जो एरिया है, उस पर कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट का जंगल बिछा दिया। अब बरसात हुई तो पानी कहाँ जाए? पहले तो पानी जमीन में चले जाता था, परंतु अब कहाँ जाए? तो भैया फ्लड आ गई। तो ये वाली बात भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने योग्य है। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखो तो 400 एकड़ का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं कार्बन सिंक का काम करता है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको सोख रहा है। एक कहीं ना कहीं हम देखें तो आर्टिफिशियल तो नहीं बोल सकते, परंतु नेचुरल ग्रीन कॉरिडोर का भी वो काम कर रहा है। वो हैदराबाद के लिए ग्रीन लंग का काम कर रहा है, हरित फेफड़ों का काम कर रहा है। एक प्रकार का ग्रीन कॉरिडोर है, ग्रीन मफलर का काम भी कर रहा है वो। अगर वो पूरा निस्तनाबूत हो जाए, वो पूरा हट जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को ही समस्या होगी उससे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अब आगे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है। सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं केस अब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मज़ा आएगा देखने में, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि पूरा मालिकाना हक जो है वो तेलंगाना सरकार के पास है, और एक तरफ उसके 1996 का लैंडमार्क वर्डिक्ट भी है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, तो बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।